तो आज जेईई रिवीजन बैच में फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देखिए, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं करंट क्या होता है। बताइए, किसी भी कंडक्टर के अंदर से, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज एक एंड से दूसरे एंड तक जो चार्ज फ्लो करता है और जितना टाइम इंटर लगता है उसके रेशियो को ही कहते हैं करंट, है ना। तो क्या होता है भाई, द डायरेक्शन रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर is known as electric current. Formula is I is equal to Q upon T. There is a quantization of charge. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Q is equal to क्या होता है, n times of the smallest charge exist करता है, that is called electron. Magnitude of electron is equal to 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, है ना। तो किसी भी टोटल चार्ज को हम n मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से दिखा सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव होगा तो वी विल यूज इलेक्ट्रॉन, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वी विल यूज प्रोटॉन, एंड नेगेटिव होगा तो वी विल यूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो अलग अलग डायग्राम दिख रहे हैं, है ना, एनिमेशन में। एक में आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये किसके लिए है, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन, है ना। और दूसरा वाला एनिमेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लू जो कलर से आपको दिख रहा है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन, है ना, और जो रेड कलर से है वो क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, तो कोई एक ही हमें देखना है ध्यान से। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये जो एंड है ना, जो सिलिंड्रिकल आपका वायर होता है, उसमें जो आपका टॉप या फिर बॉटम का जो एरिया होगा उसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इससे जो नंबर ऑफ चार्ज आपके फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो टोटल कितने हो जाएंगे, n टाइम्स ऑफ E, ठीक, अपॉन जितना टाइम उसको लगता है किसी एक एंड A से B तक जाने में, उसकी ही बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं, बताओ, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से कौन बनता है, I is equal to del Q upon del T। यहाँ पर अब क्योंकि हम लोग का जो डायरेक्शन ऑफ हमेशा करंट है वो माना जाता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तक जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन कन्वेंशनल फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले ये चीज पता चल चुकी है, हमने मान रखा था, तो हम आज भी वही मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेगेटिव से जा रहे इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ, बताओ, चार्ज पार्टिकल कंस्टिट्यूट द करंट। ओम साहब ने एक रिलेशन बताया था किसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। उन्होंने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I, ठीक। करें कि भी अगर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है, पोटेंशियल डिफरेंस V जो है किसी भी एंड ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया, देयर इज अ रिलेशन। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वी गेट R, that is proportionality constant, जिसको कहते हैं resistance। Then what is resistance? Resistance क्या होता है, opposition offered by any conductor to the flow of charge through it is known as resistance, है ना। तो जो opposition offer करता है कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने से, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एक तरीके का क्या है, अपोजिशन है। ये एनिमेशन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो, आपके यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बैटरीज लगी हुई है ना, जो क्या कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, उसको पुश कर रही है, और वो किसके अंदर जा रहा है, देखिए, कनेक्टिंग वायर से होते हुए। फिर यहाँ पर देखो, उसको कुछ कोलिजन्स फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ देखो, इसके पहले कोई कोलिजन है नहीं, स्मूथ जा रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ पर लेकिन देखो इसको, है ना, ये क्या दिखा रहा है, ये जो आपके पहाड़ बने हुए हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका जो यहाँ पर ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो स्लो हो जा रहा है, रेट ऑफ फ्लो स्लो हो रहा है। तो ये जो अपोजिशन ऑफर करता है, ये कौन कर रहा है, ये वायर कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स कहते हैं कि यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, है ना, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ हीट। The variance of current with respect to applied potential difference is shown with the help of given graph। जब आप ग्राफ बनाते हैं V equal to IR का, तो आपको क्या मिलता है कि स्ट्रेट लाइन मिलता है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करता है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज करता है, बट दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, बिकॉज देयर इज वन मोर वेरिएबल दैट इज कांस्टेंट, क्या है आपका R, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी वायर के लिए कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है आफ्टर सर्टेन लिमिट आपका R जब कांस्टेंट है तो वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट भी डायरेक्टली आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो रेजिस्टेंस को पहली बार कहाँ पढ़ा पता है हमने 10th क्लास में एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट वाला सेक्शन है, वो हम लोग कभी पढ़ते नहीं है, ब्लू कलर से लिखा होता है वो ना, उसमें उन्होंने ओम साहब का जो एक्सपेरिमेंट है वो लिखा हुआ है। तो उन्होंने कई बार अलग अलग तरीके से वेरीफाई किया उन्होंने ये पाया कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो वहां से एक फार्मूला उन्होंने बना दिया कि R इज इक्वल टू क्या होता है भाई रो L अपॉन A। क्या होता है रो L अपॉन A। अब ये रो क्या है, तो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये R जो है हमेशा लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। उन्होंने बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने एक रिलेशन बनाया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L upon A। तो प्रोपोर्शनल हटाओगे देयर विल बी सम कांस्टेंट, तो वहां से आया रेजिस्टिविटी। देन व्हाट इज रेजिस्टिविटी यार, तो जब आप यूनिट लेंथ, क्या बोला मैंने, यूनिट लेंथ ऑफ वायर लेंगे, एयर लिख रहा हूं, ऑफ वायर with unit cross section area, cross sectional area, इसका मतलब है कि जो एरिया होगा वो भी 1 होगा, और अगर ऐसा ही सिस्टम मानते हैं तो लेंथ क्या होगी 1 मीटर और एरिया क्या होगी 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये दोनों 1 हो जाएंगे देन R विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो जब 1 अपॉन L और A दोनों क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे तो वो कट जाएगा ना बेटा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता है अगर वो वायर क्या हो यूनिट लेंथ का हो, उसी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो यूनिट। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, अब देखो नोटिस करो यहाँ पर, ध्यान से कर रहे होते तो अब तक आप बता देते तुरंत। ये क्या है 1 मीटर और ये क्या है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर तो कट जाएगा, तो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस की कितनी होती है ओम, मीटर पर ओम, सॉरी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा ओम मीटर। सर 1 अपॉन सिग्मा के अकॉर्डिंग तो एरिया अपॉन क्या, और ये मीटर यहाँ पे आएगा है ना, आर का क्या होता है ओम होता है, ओम मीटर ही तो आएगा। सर वो भी तो होता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा दैट इज A अपॉन Q, उठा के फेंक देंगे तुमको, m अपॉन, बता रहे हैं ना सामने लिखा हुआ है, रट्टाफिकेशन जाएगा नहीं तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया ओम मीटर। ये जो बोल रही कब से चिल्ला रही है बेवकूफ की तरह, क्या करी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को मिक्स कर दे रही है ना। तो ये कंडक्टिविटी क्या होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर नहीं आ जाएगा मीटर और नीचे नहीं चला जाएगा वो, है ना। तो वही चिल्ला रही है मीटर ओम इनवर्स, मीटर ओम इनवर्स, रट के बैठी पढ़ तो रही नहीं है। सामने डेरिवेशन हो रहा है, मतलब इतने गधे हैं, सामने डिराइव किया पूरा मैंने और फिर भी कंफ्यूजन है। इसीलिए जब आप कंसेप्ट बिलीव नहीं करते, आप रट्टाफिकेशन भी करते हैं, तो ऐसे ही होता है जैसे इनको गालियां पड़ रही है। ठीक है, और मैंने ये कहा था कि कभी रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आप हमेशा यूनिट सही निकालेंगे। कहाँ से आया था, यूनिट मेजरमेंट पढ़ाया था जब, मैंने कहा था कभी भी निकाल लो यार, टेंशन क्यों लेनी, रटना ही क्यों है जब इतनी सिंपल चीज है ना। चलो, तो ये हो गया ठीक। तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंसी और रेसिस्टिविटी पढ़ाया हुआ है मैंने क्लास के अंदर, क्या पढ़ाया था, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है ना, और टेम्प पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और कुछ होता है क्या, मेनली तो यही दो चीजें। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट होता है करंट डेंसिटी। देन व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है यार, करंट डेंसिटी होता है जो करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से अपॉन टोटल जो उसका यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट नहीं लेकिन पर यूनिट कह सकते हैं, है ना, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हो गया आपका, तो J इक्वल टू I अपॉन E कह सकते हैं। और फिर अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉल करंट की बात करने लगे, DI इक्वल टू क्या जाएगा J डॉट DA, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा J DA cos थीटा। बिकॉज यहाँ पर एक क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर होता है वो भी वेक्टर, और करंट डेंसिटी भी वेक्टर ले रखा है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, डॉट डॉट करेंगे तभी आपको कंपोनेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हो गया।
कि ये कैसे हुआ था, ये डायरेक्टली मैंने बोल तो दिया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि होता ये है सीन्स में कि जो डेरिवेशन क्लास में करवाया हुआ है मैंने, उसके अंदर आपको सिखाया हुआ है कि एक अगर इस तरीके से कट कर दे, है ना, तो वहां दिक्कत आई थी। वहां पे एरिया वेक्टर क्या था, एक एंगल पे हुआ करता था, तो कहते थे कि ये देखो इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, एक एंगल पर है विद द करंट फ्लो, तो जे का जो डायरेक्शन होता है वो करंट का डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये जो थीटा है इसको ही रिजॉल्व करने के लिए फिर हम कहते थे कि डीए cos थीटा कर लो, तो अपना होता था जे डीए cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब ये डिवीजन है थोड़ा डायरेक्टली लिखा हुआ, लेकिन पता तो आपको भी है कि ये एक्चुअल में बना कैसे, है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। यस सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, it is defined as the average velocity with which the free electron move towards the positive end of a conductor under the influence of an external electric field। चलिए तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है, जब आप कभी भी दो एंड ऑफ द कंडक्टर पे क्या लगाते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, तो एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल करते हैं, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल करते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अगर यहाँ पर मैं एक तरफ क्या कर दूं, सारे पॉजिटिव को इकट्ठा कर दूं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना, और यहाँ पर क्या कर दूं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, है ना, तो क्या होगा, आपको पता है कि पॉजिटिव से क्या होगा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेगेटिव से इनवर्ड। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी सेट अप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यही तो होगा ना, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो पॉजिटिव से अब ये क्या है, मैं कह दूंगा इलेक्ट्रॉन नहीं, मेरा प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है, देखो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा दिखा रहा है इसमें, देखो कोलिजन्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होगा, अब बीच में जो गैप होगा वहीं से तो निकल सकते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है कि सब एक साथ अलाइंड है, बीच में हाईवे बना रखा है कि जाओ भैया हम रास्ता हटा दे रहे हैं, सब अपनी जगह बैठे रहेंगे ना, तो क्या होगा, जब ये चार्ज जाएगा तो सबसे कोलाइड होते होते जंपिंग जंपिंग करते करते रैंडम मोशन करते करते पहुंचेगा। जो कोलिजन्स होता है उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होती है, वही एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो कहते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो रहा है। मेरी बात समझ गए। तो रेजिस्टेंस जो है वो यही कोलिजन्स ऑफर करता है। कोई जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो जो उतना कम गैप होगा, है ना। तुम्हें क्या इमेज लगाना चाहिए, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है इसका उतना ज्यादा उतना कम गैप है, जितने करीब करीब हैं इसका मतलब जाने की जगह कम है तो लड़ेंगे ही, है ना। और जितना ज्यादा आपका सुपर कंडक्टर हो जाएगा तो उसमें बहुत जगह रहेगी, है ना, जाओ भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमारा घर नहीं हो गया, रास्ता हो गया हाईवे वाला, है वही वाली बात हो गई, है ना। तो इस तरीके से जैसे कभी कभी अगर तुम कहीं घूमने उमने जाते हो, कोई अगर तीर्थ स्थल जाते हो, तो कुछ दुकानें ऐसी होती है पहाड़ों में जिनका गेट इधर भी होता है रोड के और जिनका इधर भी होता है। कुछ लोगों की दुकान से बस निकल के गुजरते हैं ताकि, है ना, तो वो वही हो गया, सुपर कंडक्टर हो गए, आओ भैया जाओ, है ना, वो बेचारा रास्ता दिए रहते हैं, दुकान सामान मत खरीदो निकलते रहो। अच्छा कितना बुरा लगता होगा नहीं कि हमारे दुकान में ग्राहक नहीं आ रहा है, लोग रास्ता क्रॉस करते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो आगे भी कुछ पढ़ना है इसमें। देखिए तो एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मुझे इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर डेफिनेशन पे आ गए तो समझ रहे थे हम लोग, है ना। अब एक तरफ पॉजिटिव की उल्टा करना पड़ेगा और नेगेटिव को। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई थी, ये हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पढ़ो इसको, ठीक है, ठीक। वेयर ये क्या है, टाउ क्या होता है, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भाई, जो टाइम इंटरवल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। जैसे इधर से बेचारा ये टकराया और फिर दूसरे टकराने से पहले जो सुस्ता है उसको भी कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। फिर जाके भी टकरा गया, समझ में आया कि नहीं आया, कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर होता है मास और इलेक्ट्रॉन, इनका रिलेशन क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, बताइए इसको ऐसे पढ़ा जाता है, तो कहते हैं q e अपॉन m इनटू टाउ। मैडम कहती e अपॉन m टाउ, है ना। हां तो सर वो तो e जो है कहेंगे चार्ज, चार्ज कहेंगे ना, हम हमेशा चार्ज कहेंगे, ऑटोमेटिकली चार्ज की जगह e आ जाएगा, ठीक है, बात ठीक है। लेकिन जब किसी को बोलेंगे तो वो छोटा e बड़ा e कहां से कंफ्यूज होगा, है ना। तो इस तरीके इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम बात करें, AVD, इसको ऐसे पढ़ते हैं Q N A V D, है ना, NEAVD भी कहते हैं इसको, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ करंट को अगर इन टर्म्स ऑफ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक।
यहाँ ए जो है वो आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय, अब देखो क्या कर दिया, ए से इस आई को ए से डिवाइड कर दोगे तो क्या निपट जाएगा, एरिया निपट जाएगा, बचेगा क्या बताओ, एनी वीडी या फिर क्यू एन वीडी। क्यू क्या है, चार्ज, क्यू लिख लेना बाद में, पता चला क्यू क्या है, चार्ज, और चार्ज क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, है ना। रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन क्या होता है। रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय मास अपॉन मास ऑफ चार्ज अपॉन एन ई स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर टाउ, ठीक है, हो गया। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। तो अगर यहाँ पर कंडक्टिविटी होती है आपकी, कंडक्टिविटी यूनिट क्या होगी बताओ, ओम इनवर्स मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, हाँ ठीक है। ठीक है, सब ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। चलिए देखिए भाई कैसे प्रूफ करेंगे, J इज इक्वल टू, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे J इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। बताइए कैसे करेंगे प्रूफ इसको। पहले कंडक्टर, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई कि नहीं हो गई। ये चेयर इस क्लास से हटाना पड़ेगा नहीं तो आलसी हो गए, है ना। लेंथ मान लीजिए आप कोई L लेंथ है इसकी, है ना, और आप एक यहाँ पे हमने ले लिया एक dx लेंथ की, हमने एक डिस्क कट कर ली इसके अंदर से, है ना। अब इस पे लगा दो एक पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे लगेगा, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, है ना, यही तो हो गया ना। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू dq बाई dt हो जाएगा, ठीक है। dq को हम और क्या लिख सकते हैं बताइए, अगर इन टर्म्स ऑफ dx लिखना चाहें, dx बाई dt लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, NEA dx अपॉन dt, ठीक है, ठीक। और dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इज इक्वल टू क्या आ गया, NEA BD, और J इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। दोनों प्रूफ हो जा रहे हैं, इसी बहाने मैंने तुमको वो डेरिवेशन करा दिया, सारे डेरिवेशन एक ही साथ हो जाए, ठीक। और VD इज इक्वल टू फॉर्मूला जो पढ़ा था वो इसके हिसाब से पुट कर दें अगर तो, बोलो भाई E अपॉन इनटू टाउ, ठीक। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, कंडक्टिविटी को रिप्लेस कर दो उससे, उल्टा हो जाएगा ना। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कहाँ गया, ध्यान से देखो, उसी का उल्टा है लिखा हुआ है, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और वहाँ एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ था, इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा हो गया, J इज इक्वल टू सिग्मा E। लो भाई प्रूफ हो गया, ठीक है, डन। चलिए देखिए भाई, हाँ मोबिलिटी क्या होता है, रेशियो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, है ना। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही सिंपल फॉर्मूला है, VD अपॉन E, और VD का रिलेशन अपन ने पढ़ा ही है अभी जस्ट, QEM टू टाउ। हाँ अच्छा ये
मर गया। ठीक है, मक्खी मजे लेती है पैनल के, घूम रही है इधर उधर। ये क्या हो जाएगा, Q टाउ अपॉन m। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। क्या बेटा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। क्या है श्रेया, ये क्या है, वोल्ट है। हाँ वोल्ट है ना, नहीं वोल्ट नहीं है, वोल्ट नहीं है। तो क्या है वो फिर, अरे वो है, सीखो, कितनी बार बोला है, सिंपल सोचो, जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, होगी ना। LHS इक्वल टू RHS मैथ्स कहता है तो बताइए उसकी क्वांटिटी के साथ उसकी यूनिट भी तो होगी। अरे N1 U1 इज इक्वल टू, भाई तुम लोग को 11th नहीं आता है, सिंपल लॉजिक लगाया जाता है ना। तो भैया U1 U2 चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो क्वांटिटी सेम ही चल रही है ना। तो जरा चेक करते हैं, तो ये हो गया भाई मीटर पर सेकंड और ये हो गया वोल्ट पर मीटर। हाँ तो वोल्ट है, तो वोल्ट ही तो बोला था। अरे, वो तो ठीक है बोला था, लेकिन कैसे बोल रहे थे, रो रो के, तो हमको पता है भाई है। हाँ पेपर में क्या करोगे, हम थोड़ा ना आएंगे और जानेंगे। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल। ठीक है चले, चीजें तुरंत डिराइव कर लिया करो 1 सेकंड के अंदर। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है भाई, कंडक्टर्स के अंदर 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁶ ओम। ठीक है, इंसुलेटर लाइक ग्लास रबर, उसके अंदर देखो बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी कम होगी ना, ज्यादा से ज्यादा फ्लो कराने में वो सपोर्ट करेगा, है ना। चलिए वेरी गुड, लिख लीजिए, बस इंपॉर्टेंट डेटा लिखिए, बाकी कुछ मत लिखिए। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं, लिखो। देखिए अब बात करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। इसके पहले हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, क्या होता है भाई, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू R नॉट 1 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा होगा सर, डेल टी। ठीक है ना। इस इक्वेशन में आता है पहली बार टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट इज, है ना। अब हम वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। चलो ठीक है, ये हो गया, नोट कर लिया। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट समझ में आ गया। तो ये क्या R2 - R1 क्या जो चेंज आया होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले और बाद में, और जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जितना टॉपिक हमने पढ़ा पहले उस पे क्वेश्चंस कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने टॉपिक कवर करे हैं बताओ। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, R का जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, R का जो एक्सप्रेशन है R = L/A, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, फिर रेजिस्टिविटी पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ा, फिर करंट को करंट डेंसिटी पढ़ा, करंट का रिलेशन विद जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है। तो काफी प्लेंटी ऑफ टॉपिक्स हमने कवर किए कि उनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप देखिए, a circuit to verify Ohm's law uses a meter, voltmeter in series or parallel connected directly to the resistor in the circuit। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, एमीटर इससे आई थिंक वाहियात क्वेश्चन कुछ नहीं है, इससे वाहियात क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। साफ सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा करेक्ट है इसमें से। क्या दिया हुआ है, एमीटर इज ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल, इनकरेक्ट, सी है ना। बहुत एमीटर वोल्ट गलत, एमीटर कभी भी नहीं, क्योंकि एमीटर क्या करंट जब उसके अंदर से होके जाएगा, बहुत एमीटर वोल्ट मतलब देखा जाए तो हम लोग को एलिमिनेशन प्रोसेस से भी 1 गया, 2 गया, 3 गया, सी ऑप्शन आंख बंद, दिमाग सर्किट आ गया था तुरंत। सर्किट तुरंत, ये बेकार क्वेश्चन था, इससे बेकार क्वेश्चन हो नहीं सकता। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और जेईई जैसे एग्जामिनेशन में तो अभी आप करेंगे क्वेश्चंस, बहुत इजी है। यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग आपको कंडक्टर, ये मेरी नोट्स में लिखा हुआ है ना, ऑर्डर इसका।
कंसीडर 4 कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर, टंगस्टन, मरकरी, एल्युमिनियम विद रेसिस्टिविटी रो सी, रो टी, रो एम एंड रो ए रिस्पेक्टिवली। तो भाई बताओ कंडक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा, उसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम। तो कंडक्टर क्या है, आपका कॉपर क्या है, ये तो आपको पता ही है ना। तो इसमें देखो कॉपर वाला जिसमें सबसे ज्यादा वो तो एलिमिनेट ही हो गया। कौन सा एलिमिनेट हो गया? पहला वाला गया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपर के बाद कौन सा होता है सबसे ज्यादा? सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होगी? कॉपर की, ये तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया। उसके बाद आता है एल्युमिनियम। क्या आता है? एल्युमिनियम। तो सबसे पीछे कौन बैठेगा? कॉपर। तो इसमें कितने ऑप्शन हो गए? 3 हो गए। उसके बाद कौन सा आएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आएगा। तो बी वाला होगा ऑप्शन। क्या कर रहे हो भाई? कोई अगर दो भी याद है, क्योंकि जनरली हमेशा सुनने में आता है कॉपर, एल्युमिनियम। अरे यार आपके पंखों में देखो कहते हैं एल्युमिनियम वाइंडिंग है, कॉपर वाइंडिंग है। कॉपर वाला महंगा आता है, कॉपर का प्राइस ज्यादा होता है, एल्युमिनियम उससे सस्ता होता है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं। रेसिस्टिविटी जाननी है? 1.7 × 10⁻⁸ होता है कॉपर, 2.6 होता है × देखो बहुत क्लोज होते हैं दोनों की वैल्यू। 2.6 × 10⁻⁸ होती है आपकी एल्युमिनियम की। तो इसीलिए दोनों बहुत ही अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। जनरली सस्ता अगर करना है, फंड कम है और आउटपुट अभी अच्छा ठीक ठाक चाहिए, एल्युमिनियम यूज करते हैं। हाँ, ठीक है। टंगस्टन का बहुत ज्यादा नहीं होता है कंपेरेटिव। सबसे ज्यादा किसका होता है इसमें? मरकरी। अच्छा, इसका कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं डेंसिटी से यार। मरकरी की बहुत डेंसिटी हाई होती है। जैसे मतलब अगर ट्रिक भी लगानी है तो ऐसे लगाएंगे ना, जनरल जो इन्फॉर्मेशन आपके पास उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मरकरी तो भाई बॉस होता है ना, कहते हैं भाई वो इतना सा है, उठाते टाइम आपका हाथ झूल जाएगा। रीजन क्या है? बहुत हाई डेंस। अभी मैंने इतना अच्छा सिखाया आपको रेजिस्टेंस के बारे में कि गैप जितना कम होगा उतनी दिक्कत होगी। तो डेंसिटी का मतलब ही होता है कि गैप बढ़ रहा है या घट रहा है। डेंसिटी जितनी ज्यादा उतने क्लोज हो जाएंगे। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है। कॉमन सेंस भी लगा लेंगे तो भी रो एम सबसे आगे बैठेगा, तो रो एम आगे बैठेगा, रो सी सबसे पीछे बैठेगा, रो ए उसके बाद बैठेगा, तो बचा कौन? ठीक है। तो अपन यहाँ से ध्यान से देखते तो यहाँ पर ये देखो, इसमें इसने सी बोला, गधा सबसे आगे बैठा दिया इसको। गलत ही हो गया, ये दोनों गलत हो गए, है ना। तो रोसी सबसे आगे, तो रोए कभी आगे बैठ ही नहीं सकता। एल्युमिनियम जस्ट सेकंड है, ठीक है। तो दो भी याद कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन लगा दिया ना? यस करिए। To verify Ohm's law, a student connects the voltmeter across the battery. As shown in figure, the measured voltage is plotted as a function of the current. ठीक है, कह रहे हैं कि जो वोल्टेज आया एज अ फंक्शन, मतलब V इक्वल टू IR ही होता है, फंक्शन ऑफ करंट ही बनेगा। R इज कांस्टेंट। फिर क्या कह रहे हैं? द मेजर वोल्टेज, हाँ ठीक है, and the following graph is obtained. Okay, the V naught is almost zero. Identify the correct statement. तो ये रिवर्स हो रहा है, मतलब कि जब उसने ऑब्जर्व किया होगा तो सर्किट आपकी पीक पे रही होगी, फिर वहां से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ होगा। यही तो केस हो सकता है ना, तभी तो ऐसा बनेगा। तो ये VI का सिंपल कर्व ही है। आप इंक्रीजिंग कर्व पढ़ के आए हो तो आपको लगता है कि हमेशा यही होगा, जरूरी ढूंढना है। आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, हमने कहा कि यहाँ तक हमने पहुंचाया तो अपने दोस्त को दे दिया, यहाँ संभालो। उसने कहा कि उल्टा करेंगे, डिक्रीज करेंगे। हम इंक्रीज कर रहे थे करंट को, वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। डिक्रीज करेगा तो उसका ग्राफ यहाँ से नीचे आएगा, उसमें क्या बड़ी बात हो गई, है ना। R तो एक स्केलर मल्टीपल है, तो फंक्शन ऑफ I तो है, V किस पर डिपेंड करता है? V सिर्फ और सिर्फ देखो इसमें I R में ये अगर ये कांस्टेंट है भाई, तो कौन वेरिएबल है? I। तो I डिक्रीज करोगे तो V भी डिक्रीज करता जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाना है। तो कहना करंट इसमें बताओ जरा, इसको पढ़ के मुझे आंसर बताओ। The EMF of the battery is 1.5 volt and its internal resistance is 1.5 volt. तब आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। परफेक्ट है, परफेक्ट है, ये सेट हो गया, तुरंत सेट हो गया, ये स्टेटमेंट ही सेट हो गया। बाद में मैं सब पढ़ूंगा यार। अगर इंटरनेशनल का इक्वेशन जानते हो, V आउट अगर आपका लोड वोल्टेज है V, तो V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस IR। E इज द EMF ऑफ द सेल, दैट इज जो आपका रेटेड वोल्टेज होता है। तो यहाँ 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, एंड द रेजिस्टेंस इज कितना आ गया आपका? 1.5 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ होगा। फिर 1 एम्पियर करंट ड्रॉ होगा, जब ड्रॉ होगा तो सारा जीरो हो जाएगा, तो आउटपुट को वोल्टेज क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आउटपुट को वोल्टेज क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। 1000 मिली एम्पियर होता है, 1 एम्पियर ही तो लिखा हुआ है, 1 एम्पियर है। बुद्धि लगाओ, 1 एम्पियर पहुंचते ही देखो 0 हो रहा है।
यहाँ लिखा भी तो है 1 एम्पियर, अब मिली में दिया है तो कहोगे नहीं सर गलत लिखा हुआ है, वो सही तो लिखा सही हुआ लिखा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया, वैसे इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज 1.5 ओम, आधी बात है ठीक है, अभी हर जगह तो नहीं हो सकता ना, हाँ उसने रेजिस्टेंस बोल दिया ना, देखो ध्यान से, इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ है ना, माफ करना इसके साथ है ठीक है, और रेजिस्टेंस इज दिस वन, करंट कंट्रोल कौन कर रहा है, दिस इज योर रियोस्टेट ठीक है, रियोस्टेट से पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस चेंज होगा जैसे करंट चेंज होगा ठीक है, तो मतलब अलग अलग करंट पर ही आएगा ठीक है। द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज 1.5 वोल्ट एंड इट सेंड्स अ करंट ऑफ 1000 में 0 है, अभी तो देखा हम लोग ने ठीक है, बैटरी के अक्रॉस जो है वो तो 1.5 है, लेकिन जब वो सेंड करता है 1000 मिली पर तो उसके बाद तो 0 हो जाएगा, क्यों, तो बैटरी इज 1, ईएमएफ बोलता तो ठीक है, ईएमएफ इज 1.5 एंड वैल्यू, ये कैपिटल बोल दिया, ये गलत हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बात है सिर्फ सही है, क्योंकि आर तक तो पहुंच ही नहीं पाया ना ठीक है। आगे बढ़े, a current of 5 ampere passes through a copper conductor, resistivity दिया हुआ है देखो 1.7 -8 of radius of cross section। अच्छा ये एक और चीज होती है, कभी कभी ना जब रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसका नहीं दिया रहता है, तो किसी ना किसी क्वेश्चन में दिया रहता है, आगे अगर चेक करोगे तो मिल जाएगा। ये भी एक चीज बता दूं मैं, जिस पेपर में जो चीज एक किसी क्वेश्चन में अगर उसकी वैल्यू दिया उसी वैल्यू पे डिपेंड करता है पूरा क्वेश्चन, तो पक्का किसी ना किसी क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दिया रहेगा, बच्चे कभी देखते नहीं है, जाके एक बार एनालिसिस कर लेना, ऐसा होता है एग्जाम में, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो उसमें आप नंबर मतलब नॉलेज है लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि भूल गए आप, तो उसमें एक कहीं ना कहीं आपको हिंट दिए रहते हैं वो लोग, लेकिन कभी देखता नहीं कोई इतना ध्यान से ठीक है। तो पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, आए चाहे ना आए, पेपर सारा पढ़ा लो, पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ा लो, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, उससे कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 5 मिलीमीटर, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज इफ दे, ये तो बेकार क्वेश्चन था, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, Vd अपॉन E, सॉल्व कर डालिए बेटे, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है मोबिलिटी का, क्या हो जाएगा अभी बताओ, Vd अपॉन E, और अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा E, J इज इक्वल टू सिग्मा E, J इज इक्वल टू E अपॉन क्या आ जाएगा ये रो, एंड रो इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन J, यही उठा करके यहाँ पुट कर दूंगा मैं, तो J आप जानते हो I अपॉन E होता है ना, तो इसमें I अपॉन E करेंगे तो E अपॉन I आ जाएगा, तो इसको इस प्रकार से ही करना है, तो यहाँ आ जाएगा Vd इंटू ये हो जाएगा तो हमें यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा I अपॉन A, तो I रो नीचे चला जाएगा और A ऊपर चला जाएगा, ये तो आएगा ना दिस इज ठीक है। बाकी चीजें बताइए हम लोग को, उठा के पुट कर देंगे। Vd कितना दिया हुआ है 1.1 into 10 की पावर -3, ये कितना दिया है पाई आर स्क्वायर, R कितना है R है 5 मिलीमीटर, तो उसको 5 और 10 की पावर -3 लिख दिया, यही तो आएगा, स्क्वायर करने का मतलब यही तो होता है। हाँ 5 एम्पियर 5 1.7 -8,
3 रह गया, 3 रह गया और ये -1 यहाँ पे है ना, 5 भी निपटाई हो गया। अब 1.7 है और 1.1 है, 0.6 उधर एक 5 बचेगा ना। हाँ और ये 5 बचेगा 5 बचेगा। और नीचे जाएगा 17। तो फिर 3.14 करके उसको अप्रॉक्सीमेट 3 मान लो, 3 मान है ना। मेरा सॉल्व करके 1.0096 आ रहा था। सही है, ठीक है। सर 1.1 क्यों लिखा है? बिकॉज़ 1.1 था, नहीं बस नीचे आपने पॉइंट 17 से पॉइंट हटा दिया ना। -1 से हटाया, हाँ ठीक है समझ। 10 नीचे लेके गया ना, एक एक्स्ट्रा था ना, बाकी सब सही है। ये चलो तुम 10 रखो, फिर रखो, तुम्हें खुशी इसी बात की है, तो इसको 11 कर दो, यहाँ 1.7 कर देते हैं, यहाँ 10 को -1 कर देते हैं। अब कर लो, ये वाली भी सॉल्व कर लेते हैं पोजीशन। वन 1.27 इसमें एक 10 एक्स्ट्रा नहीं है, सबकी यूनिट कन्वर्ट करी है ना हम लोग ने, 10 एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। -3 है और ये -6 है, -9 हो गया। और अगर हम 1.1 को 5 को मल्टीप्लाई करो, पाई को ही मल्टीप्लाई करें से 1.1 इंटू 5 इंटू 3.14 करेगी, ये विल गेट 17.27, हाँ 17.27 है ना। और नीचे क्या आ रहा है, 5 इंटू पावर -8, है ना। 5 तो 5 से कट जाएगा, एक 5 रह जाएगा, वो 5 ने रोक लिया। तो यहाँ 10 पावर -80 तो था, और अगर डेसिमल से डेसिमल को हटा देंगे। अच्छा मैंने सोचा कुछ मिसप्रिंट है तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। एक मिनट रुक जाइए। 11 इंटू 5 इंटू 3.14 विल गिव यू 172.7, ओके, डिवाइडेड बाई 17। ठीक तो है, सही तो आ रहा है बेटा, सही आ रहा है। इधर भी तो नोटिस करो, इधर भी तो नोटिस करो। 1.01। अरे भाई, आप अगर 10 की पावर -1 को रोकना चाहते हैं तो आप 1.7 से डिवाइड करेंगे ना। आप 1.1 to 5 ये करेंगे तो 17 आ जाएगा, इतने में 17 आ रहा है। और नीचे का तो इसको यहाँ से हम डेसिमल से ऐसे हटा दे रहे हैं, तो 17 से करेंगे तभी तो बनाएगा। ठीक तो है, एकदम सही है आंसर। सर आ रहा था 1.014, तो देखो ये आ जाएगा 17.21 ऐसे आ रहा है, डिवाइड बाय 70। ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1 अप्रोक्सीमेटली तो 17.27 नहीं होगा। हाँ मैं 2 समथिंग आ रहा था, तो मैं 2 ही तक जा रहा हूँ। हाँ 27 ही कर लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। वोल्ट सेकंड, हाँ वोल्ट, ठीक है। ये है ना, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी। क्वेश्चन आसान था, टाइम वेस्ट हो दिया हमने। स्पेस बिटवीन टू concentric conducting sphere of radii a and b where b is greater than a is filled with medium of concentric, में समझ रहे हो ना। ठीक है, बीच में हमने कुछ फिलिंग कर दी, ठीक है। तो मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं लगने वाला है, ठीक है। मीडियम और रेजिस्टिविटी कितना है, रो। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर विल बी, ठीक तो है। कंडक्टर के 2 एंड हो गए, ये यहाँ से चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, चाहे बाहर से अंदर आ रहा है, बीच में मीडियम हो गया, मीडियम में रेजिस्टिविटी दे दिया, तो यहाँ परमिटिविटी वाली बात ही नहीं पहुँच पाए हम लोग। तो सिंपल रेजिस्टिविटी वाला केस हो गया। तो कैसे करेंगे, रेजिस्टिविटी निकालिए, सॉल्व करिए। देखो तुम्हें क्या दिखता है मुझे नहीं पता, मुझे 2 लेयर दिख रही है। कंडक्टर एक ऐसा है जिसमें तब स्ट्रेट तो था लेकिन उसको सब मोड़ दिया हमने, है ना। तो एक इनर सरफेस हो गया, एक आउटर सरफेस हो गया, तो है तो ये कंडक्टर ही ना, ये कंडक्टर हो गया। अब यहाँ से यहाँ फ्लो करा रहे हैं, कैसे फ्लो करा रहे हैं, सामने से सामने तक, है ना, फ्लो करवा रहे हैं।
तो अगर हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ कह सकते हैं जो रेडियस है, अगर उसमें देखें रेजिस्टिविटी वैरी करती है रेडियस में, जैसे जैसे आप क्या कर, देखो ध्यान से इधर देखना मेरी तरफ, मैं कहता हूँ रेडियस के रिस्पेक्ट में रेजिस्टिविटी वैरी करती है। आप कहोगे नहीं सर, मैं कहूँ हाँ सर। देखो अगर मैंने यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप ले ली, अगर उसको ढंग से बना दे थोड़ा, पहले से बेटर सर्कल बनने लगा, तो भी पहले तो ये भी नहीं बनता था, है ना, ए और बी हो गया। अब इसमें मैंने कहा यार छोटा सा एक पतला सा रिंग कट कर लो, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, x, कितना है ये, सही क्या है ना। तो रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करेगी, तो डी आर विल बी इक्वल टू, अगर रो मान लेते हैं, दोनों के बीच में कितना कांस्टेंट रेजिस्टिविटी मानते हैं रो, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा dx, है ना, यही तो होगा। अपॉन में क्या आ जाएगा उसका एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, आ जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। क्या मैंने सही किया, अरे रो l अपॉन a, यही तो किया ना मैंने, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक किया मैंने, dr करते हैं, हाँ तो रो अपॉन 4 पे बाहर ले लो, x की पावर -2 हो जाएगा, -2 + 1 क्या जाएगा -1, और नीचे जाएगा -1। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, -1 अपॉन x आया कि नहीं आया, इंटीग्रेशन कर डाला मैंने, तो क्या जाएगा रो अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू व्हाट, रो अपॉन 4 पाई। अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं अभी इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ, इतना हो गया। अब इस पे लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ तक, a से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं b तक, सही किया ना मैंने सब कुछ, ठीक है। रेजिस्टेंस वेरी करेगा, ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक। चलो अब तो आई थिंक कर सकते हैं आप लोग, आंसर आ गया। आई थिंक हम लोग क्या निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना था क्या, हाँ ना पढ़ाई कर रहे हैं। अब क्या पूरा कंप्लीट करना है क्या सोनाली, फाइनल नेगेटिव होगा, इनिशियल पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। फर्स्ट ऑप्शन, इन अ कंडक्टर इफ द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, देखो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, और कौन हो, कोई और होता है क्या, इसे डराने के लिए सिस्टम दिया रहता है ना। फिर पर यूनिट वॉल्यूम दिया, तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दे दिया आपको, है ना। फिर क्या कह रहे हैं 8.5 × 28, ठीक, एंड मीन फ्री टाइम इज, मतलब आपको क्या दिया हुआ है ना 25 फेम्टो सेकंड दिया हुआ है। फेम्टो का प्रीफिक्स आपको कन्वर्जन आना चाहिए, 10⁻⁻ कितना होता है, माइक्रो होता है और -6, फिर नैनो होता है -9, उसके नीचे कितना आएगा माइनस कितना दिया हुआ है 15, ठीक है, -15। ये भी, ये आपके पास कहाँ है नोट्स में, यूनिट डायमेंशन में प्रीफिक्स का चार्ट लिखवाया हुआ है, उसमें सब कुछ है, रट जाना। फिर क्या है अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी, आपसे क्या पूछा, रो पूछ दिया यार, रो पूछ दिया, रो का एक ही तो फॉर्मूला होता है m/n e², ठीक है। n दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अरे n दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, n की तो वैल्यू हुई, पुट कर दो उठा के, सब दिया बेटा, उठा के पटक दो बस। देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, m की वैल्यू कितनी दी हुई है 9.1 × 10⁻31, ठीक है, डिवाइडेड बाई n कितना दिया हुआ है, n इज योर 8.5 × 10⁻28, एंड देन e कितना है होता है 1.6 10⁻19 into 1.6 into 10⁻19, लो भाई स्क्वायर कर दिया मैंने। फिर क्या दिया है 25 फेम्टो दिया है, 25 into 10⁻15,
गया कंप्लीट हो गया, इज डिवाइडेड। तो पहले -31 निपटा लो, है ना। तो -31 तो सारा का सारा कटने वाला है ना। तो ये -15 सीधे चला जाएगा, ठीक है। बचे कितने 16, तो यहाँ कितने बचेंगे -3। तो -3 और 19 कितने हो गए -22। ऊपर कर लो, -22 ऊपर क्यों करना है, यहाँ बचेगा कितना 6 10 की पावर +6, ये हो जाएगा 9.1 अपॉन 8.5 इंटू 10 पावर +6 इंटू 1.6 इंटू 1. अब बताओ ये आसान लग रहा है जो तुम कर रहे थे इतनी देर से? हाँ, ये भी सॉल्व हो रहा है, इधर देखो ये बचेगा 10 की पावर 3। अब कैसे? तो 3 वो है डेसिमल प्लेस। अब इसको भी यहाँ से हटा दो, ये हो जाएगा 10 की पावर 4। अब सॉल्व कर डालो। अब यहाँ से तो कर सकते हो 91 और नीचे क्या है 85 इंटू 16 इंटू 16 तो 10 पावर 4। तो 25 भी तो है, 25 मिसिंग है ना। अप्रोक्सीमेटली पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया अप्रोक्सीमेटली। अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल रखेंगे तो छोटा हो जाएगा थोड़ा, 1.6 और 1.6 करेंगे। हाँ। और तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है, इसको रखो ऐसे ही, ठीक है। ऊपर वाले से हटा सकते हो, इसको रखो नीचे वाले को, ये सारा डेसिमल जो है हट जाएगा। 6 होगा ना 91। अच्छा हाँ 10 की पावर 7 करना। ठीक है, अब इसको करोगे तो हो जाएगा 91 अपॉन 544 इंटू 10 पावर -7। इट इज क्वाइट क्लियर कि ये 0 पॉइंट कुछ आने वाला है। देखो कैसे अप्रोक्सीमेट को सॉल्व किया जाता है, बिना डिवाइड किए कैसे करूंगा मैं। ये क्या है, इट इज 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है ना। हाँ। अगर हम डेसिमल हटाएंगे भी तो एक डेसिमल भी अगर हटाएंगे तो अगर यहाँ डेसिमल लगाते हैं 0 जाएगा। 910 इज लेस ग्रेटर देन 544 है ना, तो 1 जा तो जाएगा ही, तो 0.1 से वैल्यू शुरू होने वाली है। मेरी बात समझना ध्यान से। अगर मैं इसमें से काटूं तो 0.1 समथिंग आने वाला है। मैं अगर एक डेसिमल प्लेस को लेता हूँ, राउंड ऑफ करता हूँ, तो ये जाएगा 10 की पावर -8 1 पॉइंट समथिंग समथिंग 8 10 पावर माइनस व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 पावर माइनस। क्यों? देखो ध्यान से, देखो कैसे ये है, हवा में नहीं कर रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली में हमें क्या लेना, मल्टीप्लायर लेना है। इसको ऑर्डर भी कहते हैं, ऑर्डर भी तो कहते हैं। तो सबसे ज्यादा चांसेस के हैं सी। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ये बेटर नहीं है? बेटर। पूरा सॉल्व करो, है ना। हाँ, तृप्ति के अप्रोक्सीमेशन पढ़ा ही नहीं इसने, यहाँ लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट, तो बोला ही। सॉल्व क्यों करना है? क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मत करो सॉल्व। कलर कोड है, कलर कोडिंग, कलर कोडिंग क्वेश्चन है क्या? छोड़ दो, ये नहीं आ रहा है। फ्री के नंबर हुआ करते थे एक टाइम पे। ये द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर प्लेस्ड इन सर्किट एज फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन। ठीक है, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर प्लेट, थोड़ा बहुत तो कैपेसिटर पता ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। हम लोग अभी बना लेंगे कैपेसिटर, कोई बड़ी बात तो है नहीं।
ठीक है ना, अब ज़्यादा बेटर, ठीक, सामने सामने हो गए दोनों। अब किसी भी टाइम पर मान लो कितना चार्ज दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ टाइम किसी प्लेट पर ये दिया हुआ है आपका 2 सेकंड पर 2 एम्पियर, अप्रोक्सीमेट 2 से 3 के बीच में, 4 पे 2 से 6 के बीच में कांस्टेंट है, फिर 6 से फिर आगे फिर इंक्रीज कर रहा है चार्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैपेसिटर लगाना ही फिर I is equal to dq by dt कर लो। वही करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, Constant. ठीक है। एट t is equal to 4 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, t is equal to 4 पे I क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, Constant, दैट इज yeah. रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, 0, Zero. I की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ऑप्शन कौन सा सही है, A. खत्म करो ना यार, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज कांस्टेंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपका चार्ज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो रेट की बात करें तो रेट क्या आ जाएगा, 0 एट t is equal to 4। so a heating element has a resistance of 100 ohm at room temperature when it is connected to a supply of 220 volt, कितने से 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। स्टडी करंट, स्टडी मतलब कांस्टेंट करंट 2 एम्पीयर passes in it, temperature is 500 degree Celsius more than the room temperature, what is the temperature coefficient, मतलब what is अल्फा Alpha की value पूछ फॉर्मूला रहा आपके है। पास है, आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, ये है फॉर्मूला। Yes. चलिए देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बहुत आसान है। अगर जनरल इक्वेशन भी हमें पता है तो क्या होता है, RT इज इक्वल टू मैंने इसी सीख लिया है। नहीं सर गलत कर दिया आपने। एक अरे और भाई हम होगा गलत हो ही ना। सकते हम कहाँ गलत हो सकते हैं, ठीक है। आर नॉट, एक बार और नॉट लिख देते, खत्म हो जाता है मेरा। चल बहरहाल, तो आर नॉट कितना है, 100 ना, A. हाँ 100 RT है ठीक है। रूम टेम्परेचर पे लिखा हुआ है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। RT क्या हो जाएगा, 100 जो भी आपका वोल्टेज हो अप्लाई करने के बाद जब वो चालू हो जाएगा तो V अपॉन I कितना है, V कितना है, 110 आया था। 220 बटे 110 आपसे अल्फा पूछा गया है, और कितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है आपका 500, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, कैसे पता चला मुझे बस कि डेल्टा टी पूरा क्यों ऐसे दिया हुआ है, मुझे डिफरेंस क्यों नहीं करना है, बिकॉज दिया हुआ है कि एंड टेम्परेचर इज 500 मोर बोल दिया ना, इसमें जितना रहा होगा उससे 500 रखना, 500 डिफरेंस कितना 500 का ही तो 500 है, है। वही बात समझ गए कि नहीं हाँ। समझे। तो डिफरेंस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो डेल्टा टी इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 500, ठीक है। Let's put all the values in equation number 1, you will get the answer. So 110 is equal to 100 into 1 plus alpha into 500, है ना। तो ये हो जाएगा 110 minus 100 divided by, ये तो है आंसर इसका, आ गया। हाँ। अच्छा मैं करता हूँ, इतने होता है, आप करते हैं 2-3 पन्ने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। बड़ा बड़ा लिखती हूँ ना। नहीं बड़ा बड़ा तो बेटा 10 अपॉन 100, इसको 5 लिख देते हैं ना, 5 into 4 और 5 2 से 10 हो जाएगा, तो कितना आसान था ये। सर आपने सर ये सही किया, मैंने भी सही किया, बट मैंने वो पहले ही कर दिया। नहीं मेरा आंसर सही है सर, सॉल्यूशन भी सही है। ओम का ओम इससे पहले तुम कुछ बोलो, हम ठीक कर दें, है ना। डिग्री भी होगी। डिग्री सेल्सियस इनवर्स, वो डिग्री तो क्लियर है ना, अब अल्फा निकालना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट नाम है उसका, तो उसमें कूलम तो नहीं सोचोगे तुम, इसमें तो बुद्धि होगी, है ना। यस आगे बढ़ जाएं, यस इतने से भी छोटे में आपको कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि अब मैं क्या नहीं लिखता एग्जाम में, मैं यहीं शुरू करता, वी अपॉन आई रफ वर्क है मेरा, 110 यहाँ लिखता, 100 यहाँ लिखता, 1 यहाँ लिखता और यहाँ 500 लिखता, इतने में ये हो गया, सीधे कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचे, यहाँ शुरू हुआ एग्जाम में,
फिर यहाँ से फिर 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये करो, हम कहें इसको 1 खोलो पहले, है ना, क्योंकि गलती क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई गलती, इससे अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन इजी होता है डिवीजन से, वो करके 10 बचा, 10 अपॉन ये क्या आ जाएगा 5000 नहीं 50,000 नहीं 5000 50,000 पावर 4 है, ठीक है, 4 जीरो है ना, 3 जीरो होते तो 500 पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से 5,000 नहीं डिनोमिनेटर में 5000 5,000 कैसे होगा, 50,000 होगा। ऊपर 10 नहीं होगा तो नीचे तो 5000 हो जाएगा। चलो यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ, लेकिन वही तो नहीं करना था, वही तो मैं बता रहा था, वही तो नहीं करना है, गलत हो गया, वही तो नहीं करना था। डिवाइड मैंने कितनी बार सिखाया है, डिवाइड सबसे आखिरी स्टेप में होता है, ठीक है। A uniform wire of length L and radius R has a resistance of 100 ohm. It is recast, अच्छा recast कर रहा है, melting का, recasting का पता कहाँ सीखा था 10th क्लास में, वो mensuration के अंदर मेल्ट करके कुछ नया बना देते हैं, recast स्क्वायर का सर्कल बन जाता है। हाँ हाँ, उसमें ये सीखा गया था, वॉल्यूम वगैरह सेव रहता है, हाँ। ठीक है। वायर ऑफ रेडियस कितना हो गया R/2, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर विल बी, तो आपसे अगर रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, तो रेडियस चेंज कर दिया, रेडियस अगर R/2 हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन घट गया, कम हो गया, है ना, एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इट इज क्लियर दैट R न्यू जो है वो बड़ा हो जाएगा, और जब रेडियस घटेगा तो लेंथ भी घटेगी, लेंथ भी घट जाएगी। बस जिसको ये रिलेशंस पता है वो फटाफट आंसर निकाल लेगा, नहीं पता है तो, और हम लेंथ को एलिमिनेट कर सकते हैं फॉर्मूले से ही, लेंथ तो सेम रहेगी, रिकास्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इससे एरिया इनटू वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, AL इज इक्वल टू ऑलवेज वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो R न्यू क्या हो जाएगा, रो इनटू L अपॉन A, A में पाई R/2 का होल स्क्वायर, पाई इनटू R/2 का होल स्क्वायर जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। देखो 4 रो L नहीं पता, L डैश लिख देता हूं इसको, है ना, उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा पता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एरिया, तो मैं यहाँ पर एरिया अभी बाद में करूंगा, तो ये हो जाएगा L into L dash into A upon A square, this is your volume, volume always remains constant। अब ये कर लो, देखो बिना लेंथ के एक फॉर्मूला बना दिया मैंने, ठीक है, अब इससे कर लो, तो इसका मतलब है अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम न्यू भी ना लिखें, हम सिर्फ अगर ऐसी बात करें, पीछे वाले की बात करें, R की बात करें, तो भी हमें एक फॉर्मूला मिल गया, रो V अपॉन A स्क्वायर। तो अगर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, देखो रो क्या है कांस्टेंट, V क्या है कांस्टेंट, याद कर लो रिकास्ट वाले क्वेश्चन में V ऑलवेज कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड करता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है, इसमें पाई भी कांस्टेंट होता है, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R की पावर R, हाँ R की पावर 4, ठीक है, एरिया में पाई R स्क्वायर होता है ना, तो R स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, R की पावर, बुद्धि लगा लो यार, इसके क्या बता दूं मैं, तो R, इफ R न्यू की बात किया जाए, R डैश की बात किया जाए, तो जगह 1 अपॉन R की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, हाँ, तो इसका मतलब क्लियर है कि जो भी नया वाला होगा वो 16 टाइम्स होगा पुराने वाले के, होगा कि नहीं होगा, 16 टाइम्स, आंसर आ चुका है। तो अगर उसका 100 था, उसका कितना है 1600, कितना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, तो इसका मतलब क्लियर है कि R डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ R। किसी को समझ नहीं आया प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन कैसे निकालते हैं, ये मैंने ऐसे कर डाला, आगे बढ़ जाए, ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, थोड़ा सा लेंदी है, मैं समझा दूंगा पूरा, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, दोनों करवा देंगे, ठीक है। An infinite line charge of uniform electric charge of density lambda lies along the x-axis of an electrically conducting infinite cylindrical cell। cylindrical cell जानते हो ना, hollow cylinder, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, of radius r at time t is equal to 0 the space inside the cylinder is filled with the material of permittivity कितना है epsilon and electrical conductivity sigma। The electrical conduction in the material follows Ohm's law
Which of the following graph best describe the subsequent variation of the magnitude of current density at any point in the material? इसका मतलब है कि जो हमने हॉलो को वापस से एक सॉलिड फील्ड में कन्वर्ट किया है, ये अब दो अलग अलग मटेरियल हो गए। अंदर वाले जो मटेरियल की रेसिस्टिविटी है वो अलग है और कंडक्टिविटी है, मतलब उसके अंदर से भी चार्ज फ्लो कर सकता है। तो वेरिएशन इन जे बताना है। करंट की जो फ्लो ऑफ चार्ज होगी वो रेसिस्टिविटी वेरिएशन की वजह से अलग अलग फ्लो करेगा ना इमोटो। तो वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से तब ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप बताएंगे करके। ठीक है, लीनियर तो नहीं बन सकता सर क्योंकि वेरिएशंस आ जाएंगे, लीनियर तो इम्पॉसिबल है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही देता हूँ मान लिया, है ना। बाकी आपको देखना है कौन सा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है। एक और क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है आपका। शोन इन द फिगर इज सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप दैट हैज thickness T and resistivity rho. Its inner radius is R1 and outer radius is R2. If a voltage V0 is applied between its two ends, a current I flows in it. In addition, it is observed that transverse voltage del V develops between its inner and outer surface. ये transverse का मतलब ये होता है ना, दो सरफेस दोनों पर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है, उनमें भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। फिर डेवलप्स बिटवीन, हाँ ये हो गया। ठीक है, टू प्योरली काइनेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इग्नोर एनी रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, देन फिगर इज स्कीमेटिक एंड नॉट ऑन टू स्केल। यहाँ पर ऑप्शंस कौन सा सही है? ठीक है, ध्यान सुनना ध्यान से। ये क्या कह रहे हैं कि जब ये काइनेटिक इफेक्ट की बात जो कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो एक यहाँ पे भी तो फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद कह रहे हैं कौन सा वाला इसमें से सही है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही एडवांस हैं। ठीक है, ये अभी रिसेंट ईयर के नहीं है, पुराने क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, ओके, ये आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे। ठीक है, और हम लोग सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।